Hi, this is Shika, and you are watching my YouTube channel Full Solution. Today we will discuss about fundamental right and fundamental duties. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, टोटल 395 आर्टिकल्स अनुच्छेद बताए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिसमें 22 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं. फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड में आता है, और अगर आर्टिकल की बात करें तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से स्टार्ट होकर आर्टिकल 32 तक मेंशन किए गए हैं. फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कंटेन नहीं करता था. 51A आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंजेस करना. उस समय की गवर्नमेंट ने सोचा क्योंकि सिटीजन अब अपने राइट के बारे में जानते हैं तो उन्हें कुछ ड्यूटीज़ भी असाइन करनी चाहिए, सो दैट इंडिया अच्छे से स्मूथली रन कर सके. अब हम एक एक करके फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखेंगे. शुरुआत करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ. फंडामेंटल राइट्स हमें आर्टिकल 12 से आर्टिकल 32 तक मेंशन किए गए हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 पढ़ना होता है. 12 एंड 13 में एक्सप्लेन किया गया है कि स्टेट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स को कैसे चेंज किया जा सकता है, एट्सेट्रा. जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज़ फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32. कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च के बाद बनाया है. फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है अमेरिका, और वहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट बोरो किया है. ऑल्दो इंडिया ने सेम फंडामेंटल राइट्स को नहीं लिए हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस अपने अकॉर्डिंग किए हैं. हेयर प्रेजेंट्स द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी. नंबर सेकेंड इज़ राइट टू फ्रीडम. Third is right against exploitation. Fourth, right to freedom of religion. Next, cultural and educational right. And last, right to constitutional remedy. हमारे पास अभी टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है. इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, दैट इज़ राइट टू प्रॉपर्टी. पर धीरे धीरे इसे हटा दिया गया. राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं है, एंड सिर्फ ये 6 फंडामेंटल्स राइट हमारे अभी हैं. So let us start with first fundamental right, that is right to equality. ये आर्टिकल 14 से 18 तक में मेंशन है. आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है. आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन सर्टेन ग्राउंड्स. आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. आर्टिकल 17 abolition of untouchability. एंड फाइनल आर्टिकल दैट इज़ आर्टिकल 18 abolition ऑफ टाइटल्स. ये 5 फंडामेंटल राइट्स हैं जो पहले एक अम्ब्रेला राइट के अंदर आते हैं, राइट टू इक्वालिटी. ये जो पहला है आर्टिकल 14, ये फॉरेन सिटीजन्स के लिए और इंडियन सिटीजन्स के लिए दोनों के लिए वैलिड है. इसमें लॉ स्टेट करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज़ कोई भी इंडिविजुअल जब लॉ के सामने खड़ा होगा वो लॉ के लिए इक्वल होगा, वेदर वो कोई भी स्टेटस का हो, रिच हो, पुअर हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, किसी भी कंट्री से बिलोंग करता हो. एंड नेक्स्ट पार्ट है इसका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. लॉ उस इंडिविजुअल को, उस सिटीजन को, उस फॉरेनर को इक्वली ट्रीट करेगी, चाहे उसने कोई भी ऑफेंस किया हो. अगर ऑफेंस सेम है तो उसके ट्रीटमेंट भी सेम होगी, उसे सेम टाइप की सज़ा मिलेगी. लॉ किसी भी तरह से कोई भेदभाव नहीं करेगा. नेक्स्ट आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड. इसके अंदर लिखा हुआ है लॉ में कि स्टेट 5 कैटेगरी में किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं करेगी, दैट इज़ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. वो किसी भी धर्म का हो सकता है, वो किसी भी कलर का हो सकता है, वो किसी भी जाति का हो सकता है, वो मेल, फीमेल या अदर कैटेगरी में आ सकते हैं. एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 कैटेगरी को छोड़ के बाकी किसी भी कैटेगरी में थोड़े से भेदभाव या रिजर्वेशंस किए जा सकते हैं, लेकिन इन पाँचों में कोई भी भेदभाव नहीं होगा. नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. इस आर्टिकल में एक्सप्लेन्ड है कि स्टेट हमेशा हर इंडिविजुअल को, हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट जॉब्स में. पर इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. कुछ ऐसे पर्सन हैं, वल्नरेबल सेक्शंस हैं जिनको गवर्नमेंट प्रमोट करती है फॉर गेटिंग जॉब्स, उसके लिए रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है. तो ये आर्टिकल 16 का एक्सेप्शन केसेस हैं. नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी अब ऑफेंस हो गया है, इसके लिए जेल टर्म भी काटना पड़ता है और कुछ जुर्माना भी देना पड़ता है. अनटचेबिलिटी के केस में लोअर कास्ट के साथ अगर कोई भी अनटचेबल वाला व्यवहार करता है तो उसे गवर्नमेंट सज़ा देती है. ना स्टेट अनटचेबिलिटी फॉलो कर सकता है, ना किसी और को प्रैक्टिस करने दे सकता है.
एंड लास्ट इज़ एबॉलिशन ऑफ टाइटल, दैट इज़ आर्टिकल 18। इस आर्टिकल में जो पहले टाइटल्स रखे जाते थे, महाराजा, राय, बहादुर, इन सारे टाइटल्स को अब नहीं यूज़ करना है अपने नाम के प्रेफिक्स या सफिक्स में। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट राइट, दैट इज़ राइट टू फ्रीडम। ये भी एक अम्ब्रेला राइट है जिसमें आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक के राइट्स आते हैं। एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। आर्टिकल 19 में कुछ टर्म्स यूज़ किए गए हैं लाइक स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड एक्सप्रेशन है, आप अपने एक्सप्रेशंस दे सकते हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली है, आप लोगों के साथ जुट सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं। एसोसिएशन, आप कोई एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव्स हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, किसी भी तरह का एसोसिएशन हो सकता है, ट्रेड यूनियन हो सकता है। नेक्स्ट मूवमेंट, आप एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए वेरी फ्री है। नेक्स्ट रेसिडेंस, आप इंडिया के किसी भी कोने में रह सकते हैं। एंड प्रोफेशन, आप किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट आर्टिकल 19 के राइट एब्सोल्यूट नहीं है। इसका ये मतलब है इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी है। फॉर एग्जांपल, आपके रेसिडेंस पे गवर्नमेंट या स्टेट रोक लगा सकती है अगर वो पब्लिक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंट के लिए साउंड नहीं है। तो उसी तरह से स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हेट स्पीचेस बैंड है। तो ये सारे कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। जब आपको कभी पुलिस जेल टर्म के लिए ले जाती है तो आपको क्या क्या प्रोटेक्शंस मिलते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइक अच्छे इन्वायरमेंट में रहना, फ्री लीगल प्रैक्टिसेस अफोर्ड कर पाना, एट्सेट्रा। ये सारा कुछ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर आता है। लास्ट इज आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसमें है कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो उसको बताना होगा कि आपको किस बेसिस पर अरेस्ट किया गया है। अगर डिटेन करती है तो कितने टर्म के लिए वो रख सकती है बिना स्टेट को इन्फॉर्म किए। ये आर्टिकल 19 के राइट्स हैं। टोटल इतने राइट्स आर्टिकल 19 में आते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 20 में 3 बातें बताई गई हैं। नंबर 1, आर्टिकल 20 के पहले सेक्शन में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दैट इज़ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ लॉ। केसेस दो तरह के होते हैं, क्रिमिनल केसेस एंड सिविल केसेस। क्रिमिनल केसेस में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं लगाया जा सकता है, पर सिविल केसेस में, फॉर एग्जांपल, किसी ने अभी टैक्सेशन पे नहीं किया है बहुत सालों से, वो टैक्स अवॉइड कर रहा है, टैक्स इवेड कर रहा है, दैट इज़ इलीगल। तो उसे जब से उसने टैक्स नहीं दिया उस पर हम टैक्स लगा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड अगर बहुत सालों से किया जा रहा है तो जब से वो फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा है तब से उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, दैट इज़ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, पिछले सालों से भी। नेक्स्ट डबल जेओपार्डी। डबल जेओपार्डी का मतलब होता है किसी भी पर्सन को एक ही क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। एंड लास्ट है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका ये मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल को हम ज़बरदस्ती उसके जुर्म नहीं कबूल करवा सकते हैं। नो प्रेशर टू द पर्सन हु इज़ अंडर द अथॉरिटी। नेक्स्ट राइट आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। उसमें बहुत सारे राइट्स हैं। कुछ राइट यहाँ पे मेंशन्स है जो इंपॉर्टेंट है। राइट टू मेडिकल केयर, राइट टू फूड, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्रिवेसी जो अभी ऐड हुआ है, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू शेल्टर, राइट टू एजुकेशन। वैसे आर्टिकल 21 में बहुत सारे राइट्स हैं, पर आपको क्योंकि कॉमन पेपर का एग्जाम देना, आप एग्जाम्पल के तौर पे इतने राइट्स का यूज़ कर सकते हैं। नाउ आर्टिकल 22, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है। जो पर्सन कोई क्राइम करता है वो इम्प्रिजन किया जाता है, उसे जेल में रखा जाता है, फिर भी उसके राइट्स का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। हम उनके साथ कोई प्रेशराइज़ नहीं करते, उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उनको पूरे ह्यूमन की तरह ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसीलिए आर्टिकल 22 इसी को स्पेसिफाई करता है। आर्टिकल 22 कहता है एन अरेस्ट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, लाइक प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। अब प्यूनिटिव अरेस्ट क्या होता है, प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या होता है, ये समझने की बात है। प्यूनिटिव अरेस्ट इज़ दैट अरेस्ट जहाँ पे पर्सन ने क्राइम किया है, कोर्ट से ट्रायल हुआ है, उसे सज़ा मिली है और उसे जेल में रखा गया है, दैट इज़ प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव इज़ उस पर्सन ने अभी क्राइम किया नहीं है पर सस्पेक्ट है कि वो क्राइम कर सकता है इन फ्यूचर, दैट इज़ बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन इट इज़ कॉल्ड, कि प्रिवेंट कर रहे हैं हम किसी क्राइम को। इसमें कोर्ट ने अभी सज़ा सुनाई नहीं है और इसने क्राइम किया ही नहीं है, पर इसको एज अ प्रिवेंशन के लिए हम कस्टडी में रखते हैं। तो ये आर्टिकल 22 कहता है कि इन दोनों टाइप के अरेस्टेड पर्सनस को उनके राइट्स मिलने चाहिए। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 23 एंड 24 जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आते हैं। इसमें आर्टिकल 23 एक्सप्लेन करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ट्रैफिक का मतलब होता है ह्यूमंस की खरीद बिक्री, एंड फोर्स लेबर इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड, बंधुआ मजदूरी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस अंडर द एज ऑफ 14। 14 के एज के पहले किसी भी बच्चे को माइंस में काम नहीं करा सकते एंड फैक्ट्री में भी एम्प्लॉय नहीं करा सकते। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल 25 से शुरू होकर 28 तक जाते हैं। 4 राइट्स हैं जो कि रिलीजन के फ्रीडम से रिलेटेड है। आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग
फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। इसका ये मतलब होता है कि आप जिस रिलीजन को मानना चाहें मान सकते हैं, अगर किसी भी रिलीजन को नहीं मानना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अपने कंसाइंस को सुनना, अपनी इनर वॉइसेस को सुनना। आर्टिकल 26 स्टेट्स फ्रीडम टू रन रिलीजियस अफेयर्स। फॉर एग्जांपल हज यात्रा होती है, गुरुद्वारे में लंगर होता है, भंडारे होते हैं, ये सारे कुछ आप करवा सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट है किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी का। नेक्स्ट आर्टिकल 27 नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन। इसका ये मतलब है टैक्स पेयर का जो भी पैसा है वो किसी रिलीजन के प्रमोशन में स्टेट खर्चा नहीं कर सकता है। And last is Article 28, freedom as to attendance at religious instructions or religious worship in certain educational institutions. इसका ये मतलब है आपका फंडामेंटल राइट है कि आप किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो रही, इंस्ट्रक्शन मिल रहे, वर्शिप हो रही, अगर आपको नहीं करना है तो आप मना कर सकते हैं, पोलाइटली काइंडली आप अपने फ्रीडम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा सेकेंड लास्ट फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसमें आर्टिकल 28 एंड 29 आते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के अंदर आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 स्टेट्स दैट प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। आर्टिकल 30 स्टेट्स दैट राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को चला सकती है ताकि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सके। एंड लास्ट फंडामेंटल राइट इज़ आर्टिकल 32, दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी था जिसे हटा दिया गया है। अब आर्टिकल 32 लास्ट फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आर्टिकल 32 स्टेट्स दैट अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं, उससे छीने जा रहे हैं, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट वो इंडिविजुअल या वो सिटीजन जा सकता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो आर्टिकल 32 एक तरह से अपने में फंडामेंटल राइट नहीं है, बट इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट है। बाकी फंडामेंटल राइट्स का एग्जिस्टेंस इसीलिए है क्योंकि आर्टिकल 32 है। इसीलिए B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को सोल एंड हर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बताया है, सोल एंड हर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस आर्टिकल के अंडर सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करती है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी सिटीजन। इन रिट्स में हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सोरराई एंड को वारंटो नाम के रिट्स हैं। आर्टिकल 32 के अंदर दिए हुए रिट्स कुछ इस तरह से हैं, दिस इज हेबियस कॉर्पस, नेक्स्ट इज मैंडेमस, नेक्स्ट प्रोहिबिशन, सर्सोरराई एंड को वारंटो। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। 1976 का टाइम था जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा था, तब आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। सो देयर आर टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ विच आर enshrined in पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1 इज़ अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड एंथम। आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलता है उसको सुने एंड अपने नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करें। नेक्स्ट नंबर 2 इज़ फॉलो द नोबल आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल में जितने भी आइडियाज़ थे लाइक इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इनको चेरिश करें, फॉलो करें। नेक्स्ट प्रोटेक्ट सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया के सोवेनिटी को मतलब पावर टू मेक डिसीजन ऑन इट्स ओन, इसे प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट इज़ डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज। अगर नेशनल सर्विस की कभी कंट्री को ज़रूरत पड़े तो वो दें और अपनी कंट्री को हमेशा हर जगह पर डिफेंड करें। नेक्स्ट इज़ स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना रखें। नेक्स्ट ड्यूटी है प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर। डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में, हर तरह के कल्चर्स है, उनको प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट इज़ प्रिजर्व नेचुरल इन्वायरमेंट, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को, पहाड़, नदियाँ, पर्वत, ट्रीज़, इनको प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट इज़ डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें बात की जाती है कि अंधविश्वास को फॉलो ना करना, एटलीस्ट उन अंधविश्वासों को एंड सुपरस्टिशंस को फॉलो नहीं करना जो दूसरे लोगों को हार्म करते हो। साइंटिफिकली सोचना, रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग रखना। नेक्स्ट इज़ सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं पहुंचाना। एग्जाम्पल जैसे हम लोग लाल किले में जाते हैं, वहाँ दीवारों पर दिख देते हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इनको प्रोटेक्ट करना आपकी ड्यूटी है। नंबर 10 स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, रिसर्च में आगे बढ़ना, एक्सीलेंसी में आगे बढ़ना। एंड लास्ट जो कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, प्रोवाइड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन फॉर 16 to 14 ईयर्स ऑफ एजेस। जो बच्चे 6 से 14 साल की आयु में हैं उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ देना, लाइक फ्री बुक, मिड डे मील एक्सेट्रा। इसे ईयर 2002 में ऐड किया गया था। आई होप फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। एक और बात, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी में एक मेजर डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ,
अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप कोर्ट ऑफ लॉ जा सकते हैं, बट फंडामेंटल ड्यूटी के लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं है। अगर कोई सिटीजन फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉलो नहीं करता है तो उसे कोई भी पनिशमेंट सैंक्शन नहीं की जाती है। एटलीस्ट फ़िलहाल अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं बना है, बट इट इज़ ड्यूटी, वी शुड फॉलो इट। थैंक यू एवरीवन।